वीडियो में जो हम लोग का टॉपिक था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्या है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म? एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। क्लियर है? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 1991 with the devaluation of the Indian rupee against foreign currencies। जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म जो था उसको कब इम्प्लीमेंट किया गया? उसका 1991 में, वो भी तब जब इंडियन रुपी की जो वैल्यू थी वो कम होने लगी थी। किसके अगेंस्ट में? फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट में। डिवैल्यूएशन इम्प्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी वाइस अ वाइस यूएस डॉलर और इंग्लिश पाउंड। जो डिवैल्यूएशन हुआ था, ये डिवैल्यूएशन की वजह से क्या हुआ था, जो रुपए की वैल्यू थी वो अमेरिकी डॉलर और इंग्लिश पाउंड के बीच, मतलब अगर कंपेयर किया जाए अमेरिकी डॉलर और इंग्लिश पाउंड, इनके कंपैरिजन में रुपी की वैल्यू एकदम कम हो गई थी। ठीक है, implying that a US dollar or English pound can be exchanged for more rupee than before। इसकी वजह से क्या हुआ था कि अब जब इंग्लिश पाउंड एंड यूएस डॉलर का जब भी चेंज कर रहे थे, उसको एक्सचेंज करते थे, तो पहले से ज़्यादा अब रुपए देने पड़ते थे। और इम्प्लाइंग दैट अ यूएस डॉलर और इंग्लिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। और दूसरे वर्डों में अगर कह सकें कि जो यूएस डॉलर था और जो पाउंड था, इंग्लिश पाउंड, उससे अब हम ज़्यादा सामान खरीद सकते थे इंडियन मार्केट में। दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी बाय वे ऑफ हायर एक्सपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या हुआ, जो सप्लाई थी फॉरेन करेंसी की इंडियन मार्केट में वो बढ़ गई। किस तरीके से? जो इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज थी उनका एक्सपोर्ट के थ्रू। फॉलोड बाय devaluation in 1991, the exchange value of the Indian rupee in the international money market was left to the free play of the market forces। डिवैल्यूएशन जो हुआ था 1991 में इंडियन रुपी का, उसकी वजह से क्या हुआ, अगर उसके साथ देखा जाए तो जो एक्सचेंज वैल्यू थी इंडियन रुपी की इंटरनेशनल मार्केट में, केवल अब वो फ्री प्ले ही रोल रह गया था उसका मार्केट फोर्सेस के लिए। प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट। अभी क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट है उसको कौन डिटरमाइन करता है? जो सप्लाई फोर्सेस होती हैं या जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में। अब नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसी में दो जो हम लोगों ने देखे थे, पहला देखा था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और दूसरा देखा था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। तो अब क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? क्या है? अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो उससे क्या हुआ, काफ़ी चेंजेस हुए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंसिडरेबली मॉडरेट। जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थे वो काफ़ी कम हो गए थे। रेदर विदड्रॉन फॉर मैनी आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इसकी जगह पे क्या किया गया था, काफ़ी आइटम्स जो थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो पॉलिसी थी प्रोटेक्शन की डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, उसकी जगह पे क्या हो गया, नाउ देयर इज द पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मीन्स अब जो कंपनी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी वो सर्वाइव करेगी। मार्केट कंपटीशन हैज़ रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ कोटाज एंड टैरिफ। जो मार्केट कंपटीशन थे उसने क्या कर दिया,
कोटा और टैरिफ की जो पॉलिसी थी उसको रिप्लेस कर दिया। एफिशिएंसी इज द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ, नॉट सिंपली एक्सपेंशन। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या कर किया, एफिशिएंसी को एक बेंचमार्क बनाया कि जितना ज़्यादा एफिशिएंट बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा वो ग्रोथ शो करेगा। क्लियर है? ना कि केवल एक्सपेंशन जो था सिंपली मतलब बिजनेस को बढ़ाना ही सब कुछ नहीं था, साथ ही साथ उसमें एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी ज़रूरी थी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। डोंट कंफ्यूज लिबरलाइजेशन विद अ लेजीज फायर सिस्टम। ठीक, अब ये क्या है, छोटा सा है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजीज फेयर्स, sorry, it refers to the system in which there is no intervention by the state in the functioning of an economy। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है जिसमें किसी भी तरीके का जो स्टेट है हमारी, उसका जो इकोनॉमी की फंक्शनिंग है उसमें किसी भी तरीके कोई इंटरफेयर नहीं है। ऑल डिसीजंस रिलेटिंग टू allocation of resources and the goods and services to be produced are taken by producers on the basis of market forces of supply and demand। अब इसमें क्या था, जब गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है इसमें, तो अब जो रिसोर्सेज तो उनको कैसे एलोकेट किया जाए, कितना प्रोड्यूस करना है, ये सब डिपेंड होता था प्रोड्यूसर पर। और प्रोड्यूसर किस चीज़ को देख के ये सब करता था, जो भी फोर्सेस थे सप्लाई और डिमांड की। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशंस। अब जो रोल था गवर्नमेंट का वो क्या हो गया था, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया था। और कहाँ तक सीमित रह गया था, केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ जो एक्सटर्नल एग्रेशंस हैं उनसे डिफेंस करने के लिए, ठीक है, या उनसे अपने आप को बचाने के लिए या मार्केट को सेव करने के लिए। इट इज़ नथिंग बियॉन्ड बीइंग अ नाइट वॉचमैन ऑफ द कंट्री। अब जो गवर्नमेंट थी वो केवल कंट्री के लिए एक नाइट वॉचमैन की तरह बन के रह गई थी। लिबरलाइजेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अ लाइजेज फायर सिस्टम, fair system. Liberalization only implies a situation wherein the government allows greater degree of freedom and flexibility to the private entrepreneurs in matter relating to allocation of resources। लिबरलाइजेशन में क्या था कि अब जब से लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई गई तो उसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट अब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती थी, ठीक है। सिर्फ कुछ सिचुएशंस में गवर्नमेंट हेल्प करती थी कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और उनको रिसोर्सेज फाइंड करने में हेल्प करती थी। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा लिबरलाइजेशन, अब देखेंगे प्राइवेटाइजेशन। Privatization is the process of involving the private sector in the ownership or operation of a state-owned enterprise। कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक सेक्टर था उसमें अब जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको इन्वॉल्व किया जाने लगा। किसके लिए? बिजनेस के लिए, ठीक है। जैसे इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इससे क्या हुआ कि जो ओनरशिप थी गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए वो अब ट्रांसफ़र होके किसके पास पहुंच गई? प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास। क्लियर है? इट में हैपन इन टू वेज, ये केवल दो तरीके में हो सकता है। कैसे? नंबर वन, आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा है विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइज। Mixed enterprise means the enterprise jointly owned and managed by the government and the private entrepreneurs। ठीक है, आगे अब ज़रूरत क्या थी इसकी? नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वॉज
felt mainly because of poor performance of PSUs. अब प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत किस लिए पड़ी? ये इसकी ज़रूरत इसलिए और ज़्यादा पड़ी क्योंकि जो PSUs थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, वो क्या थी, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर हो गई थी। अब इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको देखते हैं हम लोग। जैसे नंबर 1 है, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान असाइनिंग अ की रोल टू PSU। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो लिमिटेड हो गया था। कब? जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था, जिसमें PSUs को ज़्यादा रोल दिए गए थे। The Industrial Policy Resolution 1956 clearly and categorically stated the significance of PSUs in the process of growth and development. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था उसमें क्लियरली दिया हुआ था कि जो PSUs हैं उनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। It is beyond doubt that it was throughout the spread of PSUs that India could diversify its industrial base between the period in 1951 and 91. It was an account of the spread of PSUs that the Indian economy underwent a structural transformation. People started shifting from agriculture to industry as their source of livelihood, and there was a gradual increase in the percentage contribution to industry to GDP. इससे क्या हुआ, जो PSUs थी वो काफ़ी स्प्रेड हो रही थी इंडियन इकोनॉमी में, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे। अब क्या इसमें हुआ, जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर अब इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाने लगे थे। किसके लिए? अपने जो रहन सहन है, उनका लिवलीहुड है, उसको पाने के लिए, ठीक है। और उसको इंडस्ट्री को एज अ लिवलीहुड उन्होंने चूज़ किया, ठीक है। एंड देयर वाज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू GDP। और इससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था वो इंक्रीज हो गया इंडस्ट्री का GDP में, ठीक है। PSUs गेव अस नवरत्नाज, ठीक है। PSU ने हमें क्या दिया? नवरत्न दिए। नवरत्न क्या था? 9 ज्वेल ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ मिनी रत्नास, ठीक है। तो नवरत्नास के बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्न इनटू अ सोशल डेड वेट। तो अब इससे क्या हुआ, जो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। या और सोशल लाइबिलिटी, उनकी एक सोशल लाइबिलिटी हो गई थी। क्या? माउंटिंग लॉसेज ऑफ PSUs बिकेम अनसस्टेनेबल। जो PSUs की जो लॉस था वो अब अनसस्टेनेबल रह गया था। लीकेज, पाइलफ्रेज, inefficiency and corruption had become so rampant in PSUs that their privatization was considered as the only remedy. PSUs में क्या था, अब बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो गया था उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से अब उनको प्राइवेटाइजेशन उनका करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अकॉर्डिंगली इन 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फेस आउट पब्लिक एंटरप्राइज बाय सेलिंग इट्स इक्विटी टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डिसाइड कर लिया जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनके जो शेयर्स थे उसको अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर दिए जाएंगे। Privatization was to replace public ownership of a large number of enterprise. ठीक। Next, however, in the view of their efficient performance, Navratnas were to be retained as public sector enterprise. ठीक। जब हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर्स का होने लगा, उसके बाद भी जो नवरत्नास थे इंडियन गवर्नमेंट के, उनको वैसा का वैसा ही पब्लिक सेक्टर छोड़ दिया गया। Indeed, the government decided to upgrade their functional freedom with a view to enhancing their competitive strength. ठीक है।
तो इसकी जगह पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अपना जो फंक्शनल फ्रीडम थी उसको इंक्रीज करने के लिए या इनहेंस करने के लिए, मींस और ज़्यादा उसको अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग नवरत्नास देख रहे थे, वो नवरत्नास क्या है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, in the context of PSU in India, Navratnas refer to 9 such profit-making companies which are compared with 9 countries in the court of King Vikramaditya, who were men of eminence and rare wisdom. जो नवरत्नास थे वो क्या थे, ऐसी 9 बड़ी कंपनीज थी जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बनाती थी या प्रॉफिट देती थी गवर्नमेंट को, और इसका जो कंपैरिजन था वो कहाँ पे हुआ था, अलग अलग कंट्रीज, ये जो 9 कंट्रीज थी उनसे कंपैरिजन किया गया था किसके कोर्ट में, किंग विक्रमादित्य के कोर्ट में। अब इस नवरत्नास में क्या क्या थी, आईओसी मींस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पहला। दूसरा बीपीसीएल मींस भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरा ओएनजीसी मींस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। चौथा है सेल, सेल मींस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पांचवा है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। छठा है आईपीसीएल मींस इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। सातवां है वीएसएनएल मींस विदेश संचार निगम लिमिटेड। आठवां है एनटीपीसी मींस नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड एचपीसीएल मींस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये क्या है, हमारे नवरत्नास हैं। ठीक है, however with the passage of time navratna status was no longer confined to these 9 industries only. It was accorded to the other industries as well, like MTNL, Mahanagar Telephone Nigam Limited and Oil India Limited. ठीक, जिसको हम लोग OIL भी बोलते हैं। ठीक है, in all 16 industries have earned the distinction of acquiring नवरत्नास status. तो ये जो नवरत्नास थे, इनके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी थी जो नवरत्नास में गिने जाने के लिए अपनी दावेदारी उनकी भी थी। ठीक है, अब उसमें कुछ हैं जैसे एमटीएनएल और ओआईएल। ठीक है, और इन दो को मिला के ऑलमोस्ट 16 जो कंपनीज थी ऐसी थी जो नवरत्नास में गिनी जा सकती हैं। ठीक है, महारत्ना, अब ये तो हम लोगों ने नवरत्ना समझा, अब इसमें महारत्ना क्या है। इन 2009 द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड अकॉर्डिंग महारत्ना स्टेटस। ठीक है, 2009 में क्या किया, गवर्नमेंट ने महारत्ना स्टेटस दिया कुछ कंपनीज को। द पीएसयूज हैविंग अर्न दिस स्टेटस इंक्लूड, अब जो पीएसयूज थे उसमें कि जिन कंपनीज ने ये स्टेटस हासिल किया था उसमें कौन कौन सी थी, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड मींस सीआईएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, द थर्मल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL). Thus, quite a few industries like IOC have moved from Navratna to Maharatna status. ठीक है, इस तरीके की जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको नवरत्ना से उठा के ट्रांसफर कर दिया महारत्ना में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मिनी रत्ना। मिनी रत्ना क्या होता है, रिसेंटली एट अनदर स्टेटस कॉल्ड मिनी रत्ना हैज बीन क्रिएटेड टू इनकरेज PSUs टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। गवर्नमेंट ने अब क्या किया, एक और स्टेटस लॉन्च किया जिसको मिनी रत्ना बोला जाता है। ये किस लिए लॉन्च किया, जिससे कि जो PSUs हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जा सके, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हो और साथ ही साथ जो अर्निंग कैपेसिटी है प्रॉफिट की वो भी इंक्रीज हो। सो फार 75 PSUs हैव बीन अवॉर्डेड मिनी रत्ना स्टेटस। ठीक है, तो अभी तक 75 जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको इस मिनी रत्ना अवार्ड से अवार्ड दिया गया है, मीन्स ये मिनी रत्ना अवार्ड उनको दिया गया है।
Navratna have often been quoted by the government as the एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। जो नवरत्ना था उसको गवर्नमेंट ने किस पॉइंट पे रखा था कि जो नवरत्ना है वो एक तरीके से सेंटर है जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसका। एंड इट इज़ नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट दीज एंटरप्राइजेज बॉट अबाउट एन exemplary shift in the concept of industrialization in the economy। और इसमें ये जो एंटरप्राइजेस थे इनमें काफ़ी चेंज हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की वजह से। दीज एंटरप्राइज सर्व्ड नॉट ओनली एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो एज एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस दैट इंड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्स एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, अब इन्होंने केवल जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है वही ये नहीं है, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी ये एक बहुत ही बड़े सोर्स हैं। इन द वेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन द गवर्नमेंट हैड इनिशियली थॉट टू डाइवर्स दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ नवरत्नाज एज वेल। ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन था इसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, ये जो नवरत्नाज थे इनका जो इन्वेस्टमेंट था इसको भी अलग अलग जो था इसको डिवाइड कर दिया और जो इनका इन्वेस्टमेंट था उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। बट ओइंग टू अ स्टिफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस it is now decided to develop Navratnas as global players in their respective areas of industrialization। लेकिन पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की वजह से क्या हुआ, अब नवरत्नास को क्या कर दिया है, ये डिसाइड कर दिया है कि जो नवरत्नास हैं वो एज अ ग्लोबल प्लेयर काम करेंगे। किसके लिए, वो अपने अपने जो रेस्पेक्टिव एरियाज़ हैं उनमें। क्लियर है ये सबको? ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, आगे और भी है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।